फौजी बहू से धोखा। सुमन की आंखों में आंसू भरे होते हैं और वो अपने पिता गिरधर से बार बार एक ही बात कह रही होती है। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं फौजी बनना चाहती हूँ। इस देश की सेवा करना चाहती हूँ। एक बार फिर सोच ले सुमन बेटी, ऐसे अच्छे रिश्ते हम गरीबों के घर में बार बार नहीं आते। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बच्ची, तू तो जानती है, रोजी रोटी कमाने के लिए तेरे बाबूजी दिन भर सड़कों पर भूखे प्यासे रहकर रिक्शा चलाते हैं और घर का गुजारा चलना ही मुश्किल है। और फिर आज के जमाने में अच्छे घरों में बिटिया का ब्याह करना बिना दान दहेज के नहीं हो पाता। ये शादी हो जाने दे बेटी। तेरे गरीब माँ बाबूजी तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अपने माता पिता को इस कदर अपने आगे हाथ जोड़ता देखकर सुमन शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद यश के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी की पहली रात सुमन अपने पति से कहती है, यश जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं फौजी बनकर देश की सेवा करूं, मगर क्या करूं, बेटी हूं ना, इसलिए फौजी बनने का सपना पूरा होते होते अधूरा रह गया। सुमन की आंखों में फौजी बनने का ख्वाब देखकर यश उसे कहता है, अपना दिल छोटा मत करो सुमन, तुम फौजी बनना चाहती हो ना, मैं तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच कभी नहीं आऊंगा। मैं कल ही माँ बाबूजी से इस बारे में बात कर लूंगा। अपने पति की इन बातों पर एक बार फिर सुमन की आंखों में फौजी बनने की टूटी बिखरी हुई उम्मीदें जुड़ जाती है, जिसके बाद सुमन फौजी की पढ़ाई करने लगती है, जिससे उसकी सास कामिनी बहुत ज्यादा चिढ़ती है और अक्सर उसे घर के कामों में उलझा कर रखती है। सुमन बहू, जब देखो तुम किताबों में लगी रहती हो। तुम इस घर की बहू हो और इस घर के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे रहते हुए भी मुझे इस घर का काम करना पड़े तो क्या फायदा तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाने का। सास की ऐसी बातें सुन सुमन अपनी किताबें बंद करके घर के कामों में लग जाती है और रात में सभी के सो जाने के बाद अपनी पढ़ाई करती है। कुछ वक्त बाद सुमन की ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है और उसका ससुर हरिकृष्ण नम आंखों से अपनी बहू को विदाई देते हुए कहता है, जाओ सुमन बहू, और अगली बार जब लौटना तो फौजी के वर्दी में लौटना। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरा। शुक्रिया बाबूजी। बॉर्डर पर जाने के अगले दिन से ही सुमन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अपनी कड़ी मेहनत और जज्बे से सुमन बहुत ही कम समय में फौजी बन जाती है। अब सुमन को गए 6 महीने हो जाते हैं। उस बीच पल्लवी नाम की एक लड़की उनके पास रहने आती है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अपने सामने खड़े यश को देखकर पल्लवी के मन में घिनौनी सोच भर आती है। क्या स्मार्ट बंदा है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। टॉल, हैंडसम एंड ऑल्सो सेक्सी। सुनिए, आपने बताया नहीं। जी वो एक्चुअली मैं यहाँ नहीं आई हूँ। किसी ने मुझे बताया कि आपके पास कोई रूम खाली है। इतने में कामिनी वहां आ जाती है और पल्लवी को घूरते हुए कहती है, हाँ, रूम तो खाली है, मगर उसके इंटीरियर में हमने बहुत खर्चा किया है, इसलिए उसका किराया थोड़ा महंगा है। कोई बात नहीं आंटी, चलेगा। आप मुझसे जितना कहेंगी मैं उतना रेंट देने को रेडी हूँ। इस तरह से पल्लवी कामिनी को पैसों का लालच देकर वहां रहने लगती है। मुझे इस घर में तो जगह मिल गई, अब बस मुझे यश के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। किराएदार बनने के पहले दिन से ही पल्लवी कामिनी को इम्प्रेस करने लगती है और जब पल्लवी को ये पता चलता है कि यश की पत्नी फौजी है तो इस बात का भी पूरा फायदा उठाती है वो। वैसे कामिनी आंटी, नई शादी में ही आपकी बहू ने आर्मी ज्वाइन कर ली। क्या उसका इस घर के लिए और अपने पति यश के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये तो यश जी इंसान इतने अच्छे हैं कि वो किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, वरना कोई और होता तो कब का दूसरी शादी कर लेता। काश कि यश जी जैसा पति मुझे मिला होता। और फिर फौजियों के फर्ज की तो कोई सीमा और कोई बॉर्डर नहीं होता। मगर आंटी जी, आपकी उम्र की तो एक सीमा है। क्या आप यश के बच्चों को देखना नहीं चाहती? पल्लवी का ऐसा कहना कामिनी के मन में घर कर जाता है। पल्लवी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी मेरे बेटे को रिझाओ, मगर उसे अपना बना लो। ठीक है माँ जी, अब यश को कैसे मनाना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब पल्लवी यश की तन्हाई का फायदा उठाते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाती है। यश को पल्लवी का साथ अच्छा लगने लगता है और वो भी अपनी पत्नी को भूलकर पल्लवी से दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। एक रात बॉर्डर पर सुमन अपने हेड जनरल अर्जुन को अपने पर्स में अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए देखती है। क्या बात है अर्जुन सर, आप ठीक तो हैं?
हाँ मैं ठीक हूँ, मगर कभी कभी सोचता हूँ कि हम फौजियों की जिंदगी कितनी अजीब है ना। देश की हिफाजत के लिए घर परिवार और यहाँ तक कि अपने प्यार से भी दूर होना पड़ता है। सच कहा सर, एक फौजी को अक्सर अपने फर्ज को पहले चुनना पड़ता है। अब बीतते वक्त के साथ तीज का त्योहार आ जाता है। सुमन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उसकी तस्वीर देखकर कहती है, भगवान करे इस फौजी पत्नी की उम्र भी आपको लग जाए यश जी। काश कि मैं आपके पास होती। सुमन, अभी अभी हेडलाइन से ये खबर आई है कि बॉर्डर के हालात बिल्कुल ठीक है, इसलिए सभी फौजियों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। ये सुनकर सुमन की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये खुशखबरी मेरे लिए बहुत बड़ी है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं आ रही हूँ यश जी, मेरा इंतजार करना। फिर सुमन बॉर्डर को विदा कहकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। वहीं यश अपनी दूसरी पत्नी के लिए तीज के लिए महंगी साड़ी दिलाता है, जिसे पहनकर पल्लवी तीज की शाम रेडी होती है। तो बताओ मेरे प्यारे पतिदेव, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम सेक्सी और हॉट। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट डोंट बिहेव लाइक मूडी एंड फ्लर्टी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और जब तक मेरा व्रत नहीं खुलता तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अब जल्दी से ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो। सुमन रास्ते में रुककर अपने पति यश के लिए लेवेंडर का गुलदस्ता खरीदती है। यश जी को लेवेंडर के फूल कितने पसंद है, वो ये फूल देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। घर पहुंचते पहुंचते सुमन को रात के 12 बज जाते हैं। वो फौजी बहू खुशियों और बेताबी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़े चली जा रही थी। आज इतने महीने बाद मैं मेरे पति को देख पाऊंगी। आज हमारे बीच की ये महीनों की दूरियां मिट जाएंगी यश जी। जैसे ही सुमन दरवाजा खोलती है तो यश वहां बिस्तर पर सो रहा होता है। वो खुश होकर उसके गले लग जाती है। उस वक्त यश नींद में होता है। पल्लवी कहाँ चली गई थी तुम? यश जी, मैं सुमन हूँ। अपनी पहली पत्नी सुमन की आवाज सुनकर यश की आंखें खुल जाती है। इतने में पल्लवी भी बाथरूम से बाहर आ जाती है। कौन है यशु? तुम कौन हो और इस तरह से मेरे पति के कमरे में क्या कर रही हो? यश तुम्हारा पति था, मगर अब वो मेरा पति है। अगर यकीन नहीं होता तो चारों तरफ नजर उठाकर दीवारों पर देख लो। जैसे ही सुमन चारों तरफ दीवारों पर देखती है तो हर जगह यश और पल्लवी की तस्वीरें लगी होती है। ये देखकर सुमन अपने बहते हुए आंसुओं को संभाल नहीं पाती। यश, तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें तन मन धन से अपना पति माना और तुमने मुझे ये सिला दिया। सुमन, मेरी बात सुनो। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है यश? और क्या सुनूं मैं कि तुम मर्द थे, बहक गए। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी सीता की तरह अग्नि परीक्षा दे, मगर जब वो खुद कुछ ऐसा करता है तो उसके लिए कोई नियम क्यों नहीं? मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। मैं तुम सबको कोर्ट तक घसीटूंगी। ये सुनकर पल्लवी की हाथों से प्रेगनेंसी की किट छूटकर जमीन पर गिर जाती है और वो हाथ जोड़कर सुमन से कहती है, सुमन, मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें धोखा दिया है, मगर इस सब की सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं यश को पाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ ना होने के कारण उसकी जिंदगी में आए खालीपन और उसकी तन्हाई का फायदा उठाया। मगर अब मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे से उसका पिता मत छीनो, मत छीनो। ऐसा कहते हुए पल्लवी बेहोश हो जाती है। पल्लवी, आंखें खोलो। पल्लवी, आंखें खोलो। यश पल्लवी को अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि पल्लवी और उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। अपने पति की आंखों में अपनी सौतन के लिए इतना प्यार देखकर सुमन धोखा खाने के बाद भी अपने पति यश को उसकी खुशियों के लिए छोड़ जाती है और सारी जिंदगी देश की सेवा में बिता देती है। मगर आज भी वो फौजी बहू अपनी मांग में यश के नाम का सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती, क्योंकि एक फौजी होने के साथ उसके अंदर सुहागन होने की भावनाएं अभी भी बाकी थी। हिमा अपने बड़े बेटे अर्जुन की शादी रूपा से पहले ही कर चुकी होती है। रूपा का रंग बहुत ही काला था, मगर वो दिल की बहुत ही अच्छी थी, इसलिए हिमा उससे बहुत खुश थी। वक्त के साथ हिमा अपने बाकी के 3 बेटों के लिए भी लड़कियां देखने लगती है। पंडित जी, मुझे अपने तीनों बेटों के लिए बिल्कुल मेरी बड़ी बहू रूपा के जैसे ही गुणी बहू चाहिए, जो घर को जोड़ कर रखे, फिर रंग रूप चाहे जैसा भी हो। ठीक है हेमा बहन, मैं जल्दी से जल्दी आपके तीनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। ये कहकर पंडित जी जाने के लिए उठ जाते हैं। तभी दरवाजे से हेमा के तीनों बेटे अपनी गोरी, सुंदर और मॉडर्न पत्नियों के साथ, जो कि छोटे छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं, अंदर आते हैं।
अरे कबीर, मयंक, अनुज, ये लड़कियां कौन है? माया, हम तीनों भाइयों की पत्नियां हैं और आज से ये आपकी बहू भी हैं। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं शहरी फितूर में हाथ हिलाकर हेमा से कहती हैं, हेलो सासू माँ। हे राम, आज तक तो हेमा बहन का घर अपने संस्कारों और आदर्शों के लिए जाना जाता था। अब तो राम ही बचाए ऐसी बेशरम बहुओं से इस घर को। देखो तो जरा कितने छोटे कपड़े पहने हैं। छी 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 छी, राम 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 राम। उफ, ये संस्कार संस्कार सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। बाय द वे पंडित जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इस घर आंगन से गुजरने वाली चिड़िया भी सर पर पल्ला लेकर उड़ती होगी, है ना? वाह यार करीना, क्या बात बोली है। पंडित जी, अगर अपनी और बेइज्जती नहीं करानी हो तो चुपचाप यहाँ से पतली गली पकड़ लो। ये सुनकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तभी हेमा गुस्से में कहती है, बहू, ये क्या तरीका है? कैसे बात कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, जमाना बदल चुका है। इस जमाने में कोई कबाड़ी वाला भी शर्म को रद्दी के भाव में नहीं खरीदता। और वैसे भी जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। अब खड़ी क्या हो? घर में 3-3 बहुएं आई हैं, उनका गृह प्रवेश कराइए भी। रूपा बहू, रूपा बहू, जल्दी से आरती की थाली ले आ। लाई माँ जी। ये लीजिए माँ जी, आरती की थाली। रूपा का काला रंग देखकर तीनों गोरी बहू करीना, तारा और दीपिका अपनी सुंदरता और गोरे रंग पर घमंड करती हुई कहती है, ओह गॉड, लुक एट दिस बहन जी। गाइस, शी इज लाइक ब्लैकबेरी। मगर मुझे तो हमारी जेठानी बिल्कुल काला गुलाब जामुन लग रही है। अरे अपनी सासू माँ भी कहाँ कम है। शी इज लाइक ब्लैक बर्गर। अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। मगर रूपा इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपनी गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद वो तीनों अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन हेमा कहती है, रूपा बहू, जाकर अपनी तीनों गोरी देवरानी को बुला कर ला। जब शादी हो ही गई है तो रीति रिवाज तो निभाने ही है। जी ठीक है माँ जी। फिर काली बहू गोरी बहुओं के कमरे में आती है, जहाँ वो तीनों एक दूसरे का मेकअप कर रही होती हैं। देवरानी जी, आप तीनों को माँ जी बुला रही हैं। तुम देख नहीं सकती क्या? हम मेकअप कर रही हैं। हमें अपनी स्किन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मम्मी जी को कहो वेट करे। जी अच्छा। इसके बाद काली बहू कमरे से बाहर आ जाती है। काफी देर होने के बाद भी गोरी बहुएं कमरे से बाहर नहीं आती, जिससे थक हार कर हेमा कहती है, रूपा बहू, लगता है इन गोरी बहुओं की लीपा पोती अभी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं मेकअप कर रही है या एशियन पेंट से पुताई। तू जाके मेरे लिए नाश्ता बना दे, मुझे दवाई लेनी है। जी माँ जी। इसके बाद काली बहू किचन में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर मेज पर लगा देती है। थोड़ी ही देर में तीनों गोरी बहुएं खाने के मेज पर ठाठ से आकर बैठ जाती हैं। हे यू, हमारी काली कलूटी जेठानी, चलो हम तीनों बहुओं की प्लेट में खाना परोसो। क्यों बहू रानी हो, तुम खुद से खाना लेकर भी नहीं खा सकती? मम्मी जी, आपको क्या बीच में टपकने की आदत है? शक्ल तो काली है ही, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। तुम तीनों को शर्म नहीं आती माँ जी से ऐसे बातें करते हुए? अबे ओ टैमरिंडा, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। रूपा अपनी तीनों गोरी देवरानियों को खाना परोसती है। तभी बैंगन का भरता देखते हुए गोरी बहुएं भड़कते हुए कहती है, क्यों रे काली कलूटी बैंगन लूटी, ये क्या बैंगन का भरता बनाया है तूने? और चपाती भी ऐसी काली पीली जैसे इन पर बिजली गिर पड़ी हो। तू ही ठूस इसे। करीना, तारा, चलो हम बाहर लंच करेंगे और फिर शॉपिंग भी तो करनी है। इस तरह एक बार फिर तीनों गोरी घमंडी बहुएं काली बहू के साथ अपनी सास का भी मजाक बनाकर चली जाती हैं। अब गुजरते दिन के साथ वो किसी न किसी बात की आड़ में उन्हें काले होने के लिए कोसती रहती हैं, जिससे तंग आकर हेमा अपनी बहू के लिए मेकअप खरीद कर लाती है। बहू, आज से मैं और तू मेकअप करना सीखेंगे, क्योंकि जब देखो ये तीनों गोरी बहू अपने गोरे रंग पर घमंड दिखाती हुई हमारे काले रंग पर तानेबाजी करती हैं। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करते, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। दोनों काली सास बहू एक दूसरे का मेकअप कर रही होती हैं, मगर रूपा और हेमा ने आज से पहले कभी भी मेकअप नहीं किया होता, इसलिए उन्हें मेकअप की जरा भी नॉलेज नहीं होती। तभी उन्हें मेकअप करते हुए तीनों गोरी बहुएं देख लेती है और पीछे से आकर काली बहू के मेकअप हो रहे चेहरे पर पानी डालकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ले, क्या हुआ मम्मी जी? मेकअप बिगड़ गया? अरे करीना, जरा देखो तो सही,
इन बिगड़े हुए लुक में हमारी काली जेठानी एकदम लल्लन टॉप लग रही है। मम्मी जी, मेकअप करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है और आप दोनों को जीरो नॉलेज है। रहने दीजिए, आप तो बस जाकर घुइयां छीलिए, आप वही करती अच्छी लगती हैं। हाँ, और हमारी काली जेठानी किचन में बर्तन घिसते हुए। एक फ्री एडवाइस है, ले लो। आप दोनों काली कलूटी सास बहू चाहे अपने चेहरे पर कितनी भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट लगा लो या फिर डव पेयर्स या संतूर साबुन घिस लो, तुम्हारा काला रंग गोरा नहीं होगा। इतना सब कहने के बाद तीनों गोरी घमंडी बहुएं वहां से चली जाती हैं। मगर रूपा और हेमा हार नहीं मानती, बल्कि वो रोज एक दूसरे के चेहरे पर मेकअप करती है और साथ साथ अपने चेहरे पर हल्दी चंदन का लेप और उपटन भी लगाती हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनके चेहरे का कालापन हल्का होने लगता है और वो अब खूबसूरत दिखने लगती हैं, जिसे देखकर तीनों गोरी बहुएं चिढ़ जाती हैं। इनके हाथ क्या कोई पारस पत्थर लग गया है? ये मम्मी जी और हमारी नजर बट्टू जेठानी इतने सुंदर कैसे दिखने लगी है? काम डाउन करीना, चलो हम पार्लर चलते हैं, फिर हम इनसे भी ज्यादा गोरी और सुंदर दिखेंगी। फिर देखना कैसे ये दोनों काली कलूटी सास बहू हमारे गोरे रंग के आगे पानी भरेंगे। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं पार्लर चली जाती हैं। वहां जाकर वो फेशियल, ब्लीच और मसाज कराती हैं। मगर उन तीनों में से किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके होते हैं और घर आने के साथ ही उन तीनों के चेहरे दाने से भर जाते हैं और उन्हें खुजली होने लगती है। आउच, मेरा चेहरा, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? तुम दोनों को भी खुजली हो रही है? मुझे भी अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। अरे क्या बात है मेरी गोरी बहू, ये तुम तीनों ऐसे थिरक क्यों रही हो? मम्मी जी, हम तीनों के चेहरे पर जलन हो रही है, कुछ कीजिए प्लीज। ऐसा कहते हुए गोरी बहू दीपिका की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद रूपा और हेमा को उन तीनों पर तरस आ जाता है। माँ जी, ये दाने तो एक्सपायर फेशियल और ब्लीच के प्रोडक्ट लगाने से होता है। मैं जल्दी से उपटन बनाकर लाती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। रूपा जल्दी से हल्दी चंदन का उपटन अपनी तीनों देवरानियों को लगा देती है, जिससे उन्हें ठंडक महसूस होता है। मगर अगले दिन वो दाने दाग और धब्बों में बदल जाते हैं। जेठानी जी, हम तीनों को आराम तो मिल गया, मगर ये दाने कैसे जाएंगे? चिंता मत करो, मैं और माँ जी तुम तीनों को ऐसा मेकअप करेंगी कि ये दाने छुप जाएंगे। ऐसा कहकर रूपा और हेमा अपनी गोरी बहुओं का बहुत ही सुंदर से मेकअप करती है, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं और अपनी करनी पर पछताते हुए गोरी बहुएं अपनी सास और रूपा के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मम्मी जी, जेठानी जी, हमें माफ कर दो। हम तीनों हमेशा आप दोनों को अपने गोरे रंग का घमंड दिखाकर आपको ट्रोल करती रही, आपका मजाक बनाती रही। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें एक मौका दे दीजिए। अरे बहू, जो हो गया सो हो गया। मेरी तीनों गोरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बड़ी बात है। आखिर में हेमा और रूपा गोरी बहुओं को माफ कर देती हैं। उस दिन के बाद से फिर कभी गोरी बहू अपने रूप का घमंड नहीं दिखाती, बल्कि अपनी सास और जेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।